हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैं प्रदीप कुमार और आप सभी का बड़ा भैया आ गया हूं लगाने पार आपकी नैया। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में, क्योंकि हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके सारे एग्जांपल्स, क्वेश्चंस वगैरह सब देख चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की। और जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को निकालना सीखेंगे। ठीक है, सीख ले क्या? आ जाओ। फाइंड दैट, एग्जांपल नंबर 6 की बात कर रहे हैं बेटा। क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 6? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। और मेथड कौन सा काम में लेना है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। बोले सर ठीक है, सब कुछ बता दिया आपने, ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो बताया ही। प्राइम क्या होता है? प्राइम हिंदी में तो अपन क्या कह देते हैं? अभाज्य। ठीक है, फैक्टराइजेशन गुणनखंड हो गया। ये तो बोले सर हमें पता है, आप तो कुछ बताओ अलग, प्राइम एक्चुअली में होता क्या है? तो ठीक है, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर देखा था, नंबर जो होते हैं आपके पास में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, रियल नंबर, अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके पास में प्राइम और कंपोसाइट नाम के भी दो नंबर होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं और एक होते हैं कंपोसाइट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम नंबर के बारे में देख लेते हैं कि प्राइम नंबर एक्चुअली में होते क्या है। प्राइम नंबर लिख लेना इसको। प्राइम यानी कि अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? यानी कि वे सभी संख्याएं जो या तो एक से या फिर स्वयं से डिवाइड होती हैं, अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कह देंगे? प्राइम नंबर कह देंगे। जैसे कि बेटा मैं लिखूं 11। ठीक है, 11 के अंदर किसका भाग जाएगा? बोले 11 के अंदर सर या तो 1 का जा सकता है या फिर बोले 11 का ही जा सकता है। इन दोनों के अलावा बोले और किसी का भी इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई अपने पास में? अपना एक प्राइम नंबर हो गई। ठीक इसी तरीके से मैं कह दूं बेटा कि आपके पास में एक संख्या है, कितना? 2 है। ठीक है, 2 के अंदर किसका जाएगा? 2 के अंदर या तो 2 का ही जाएगा या फिर 1 का जाएगा। इन दो के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या इसमें? नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब ये भी अपना क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपके लिए कह दूं कि बेटा मान लीजिए आपके पास में एक संख्या है 13। ठीक है, एक संख्या है मान लीजिए आपके पास में 17, एक है मान लीजिए आपके पास में 19, और मैं कह देता हूं साथ ही साथ बेटा कि आपके पास में एक संख्या है 5, एक मान लीजिए 7, एक मान लीजिए आपके पास में कितना? 11 की बात कर चुके हैं अपन। ठीक है, और फिर देखते हैं अपन 15 नहीं होगी 17। ठीक है, फिर मान लेते हैं अपन 19, और फिर मैं मान लेता हूं बेटा 23। ठीक है, ये सभी जो संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं के अंदर या तो 1 का भाग जाएगा या फिर इनके खुद का भाग जाएगा। तो ये सारी की सारी जो भी संख्याएं मैंने लिखी हैं, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके पास में? प्राइम नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी बेटा? प्राइम नंबर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में अपन लिख सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 1 से या फिर स्वयं से विभाजित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें हम? लिखो, वे सभी संख्याएं जो या तो 1 से या फिर स्वयं से, किससे? स्वयं से क्या होती है बेटा? डिवाइड होती हैं। क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं। डिवाइड होती हैं, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो क्या? आप 2 लिख सकते हो, आप 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, इस तरीके से ये सारी संख्याएं चलती रहेंगी। इन सभी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं बेटा? प्राइम नंबर कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? अब बोले ठीक है, फैक्टराइजेशन गुणनखंड करना है, ये तो अभाज्य गुणनखंड, यानी कि इन सभी संख्याओं का भाग देते हुए केवल और केवल किन का देते हैं?
इन्हीं संख्याओं का भाग दे सकते हैं। इन्हीं संख्याओं का भाग देना हम किसमें, 6 के अंदर, इन्हीं का भाग देंगे हम किसमें, 20 के अंदर, और फिर हमें क्या करना है, इनके टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं। वो कर सकते हैं हमने 9th क्लास के अंदर अच्छे से सीख रखा है। तो ये आप कॉपी कर लीजिए कि वे सभी संख्याएं जो या तो 1 से या फिर स्वयं से विभाजित होती हैं, डिवाइड होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और एग्जांपल के तौर पर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 और आगे इसी तरीके से चलता रहेगा, 43 आ जाएगा, 47 आ जाएगा। ठीक है, इन्हें हम क्या कह देंगे, इन्हें हम क्या कह देंगे बेटा कि ये क्या आपके पास में प्राइम नंबर है। सभी का कॉपी हो गया है, कॉपी हो गया है, ठीक है साहब, ये लो। अब मैं बात कर लेता हूं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएफ कैलकुलेट करने हैं। तो एचसीएफ गुणनखंड विधि से हम कर लेते हैं, इसके एग्जांपल का आंसर लिखेंगे। ठीक है, 6 के हम फैक्टर करते हैं, करिए फैक्टर। देखिए 2 तिया 6, 3 का 3 में दिया, एक बार गया, ठीक है, बात खत्म। इसी तरीके से आप 20 का कर सकते हो। 20 का कितना करोगे, करो 10, फिर 2 का दिया 5, फिर 2 का दिया 1, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, 6 के लिए आप लिख सकते हो 2 × 3। 20 के लिए आप क्या लिख सकते हो माय डियर, 2 × 2 × 5, मीन्स ये जो आपके पास में बना पेयर, यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यानी कि गुणनखंड करने के बाद में दोनों के अंदर जो भी पेयर बनेगा आपका, जो भी संख्याएं आपकी पेयर में आएंगी, उन सबको आप लिख दो HCF। किसका, 6, 20 का। पेयर कितना, एक ही बना है, किसका बना है, 2 का बना है, तो ये आपका HCF हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको LCM BC में से कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे, जो पेयर बन गया उसी में से तो आपको एक ही संख्या लेनी है, लाइक दैट HCF ले लेना है। ठीक है, 2, और जो बची हुई संख्याएं हैं, रिमेनिंग जो भी नंबर्स हैं, उनको सबको आप मल्टीप्लाई में ले लीजिए, यानी कि 3 × 2 × में 5, कितना बच गया बेटा, मल्टीप्लाई करो, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणनखंड विधि से हमने HCF और LCM कैलकुलेट कर लिए हैं। आइए बच्चों, अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करते हैं। चलो बात करते हैं हम किसकी, किसकी बात कर रहे हो, अरे भाई एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल नंबर 7 की। क्या करना है अपने को, HCF कैलकुलेट करना है और साथ ही में LCM भी कैलकुलेट करना है। कर देते हैं। आओ, हमारे पास में एक क्वांटिटी दी हुई है, कितना, 96 के हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो करिए, कितना, 2। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। देखो 2 चौक 8, ओके, और 8, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से आ जाएगा आपके पास में 12, फिर 2 से आ जाएगा आपके पास में 6, फिर 2 से आ जाएगा आपके पास में 3, और 3 से देकर के आप इसको फिनिश कर सकते हो। फिर आ जाएगा क्या आपके पास में, कितना, 404 है, ठीक है। दीजिए 2 से, सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि अपने पास में 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। सबसे छोटा नंबर 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 202, फिर आओगे, फिर 2 का दोगे, कितना आ जाएगा आपके पास में, 101, और 101 को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर है तो इसमें इसी का भाग जाएगा, या सिर्फ 1 का जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 101, और फिर नीचे आ जाएगा 1। क्लियर है, चलो लिख देता हूं मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3, ठीक है। 5 बार तो कितना है अपने पास में, 2, 1 2 3 4 5, और फिर 3, तो 1 2 3 4 5 और 3, फिर आ जाएगा आपके पास में 404। तो देखो 404 का कैसे लिखोगे आप, 2 × 2 × 101। अब हमें HCF कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, पेयर बनाएंगे। देखो 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का पेयर बन रहा है, कितने पेयर बन रहे हैं, 2 के 2, तो आप क्या लिखोगे, HCF 96,404 का HCF कैलकुलेट कर रहा है, कितना आ जाएगा आपके पास में, जो पेयर बन रहे हैं उनमें से एक एक संख्या उठा लो, 2 × 2, कितना आ गया आपके पास में, 4। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, LCM है, यहाँ पे 2 तरीकों से निकाल सकता हूं। कैसे, देखो एक तो मैं निकाल सकता हूं कि जो आपके पास में वैल्यू पेयर में आई है वहां से एक एक उठा लो, यानी कि 2 × 2। अब उसके बाद में इनमें से तो एक एक संख्या लेनी है, एक एक नंबर लेना है, और इनके अलावा जो नंबर बच गए हैं उन सबको मल्टीप्लिकेशन में लिख दो। लिखो 2 × 2 × 3, ये देखो, ठीक है। और नीचे कितना है अपने पास में, 101, करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा आपके पास में, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, दोबारा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 को 303 से
32 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 303 और ये 32, कितना आ गया बेटा आपके पास में? 3 दूनी 6, 0, 3 दूनी 6 और यहाँ पे भी आपके पास में कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 0, 3 तिया 9, 6, 9, 6, 9। वैल्यू कितनी आ गई? 96 और 96। आप एक तो इस तरीके से कर सकते हो और एक अपने पास में क्या है, फॉर्मूला है कि नहीं है? क्या है आपके पास में फॉर्मूला? फॉर्मूला मेरे पास में है। आप कहोगे सर कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई में LCM, जहां पे a और b क्या है? दो नंबर है। क्या है? नंबर है। ये अपने को दिया हुआ है कितना? 96 और ये कितना दे रखा है? 404। HCF अपना आ गया कितना? 4 निकाल लिया हमने। LCM हमें कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं कैलकुलेट LCM। चलो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं बेटा? डिवाइड कर देते हैं। किससे? 4 से। भाई ये चीज नीचे आ जाएगी ना, इसके आ गई, ये कट गया, कितना आ गया? 101। और 96 को 101 से यानी कि 96 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू करके देख लेना कितनी आएगी? ये आएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हो और जो अभी हमने किया आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो? एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अपन यहां बात करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है बेटा? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 140 एंड 156। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 है और 156 है। बेसिकली क्या करना है अपने को? 140 और 156 के गुणनखंड करने हैं, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो कर देते हैं अभी, एक सेकंड के अंदर का काम अपना ये, तो क्योंकि इसमें तो हम क्या हो रखे हैं? उस्ताद हो रखे हैं। 9th क्लास में यही सब तो किया था। अरे यही किया था ना, या फिर इसके अलावा और भी कुछ किया था? ये लो, ये खत्म बात। 140 के फैक्टर किया अपन ने, कुछ ऐसा ही तो होगा। 140 के फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 अंते 140, खत्म बात। ये फैक्टर हो गए इसके। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड के आप करोगे, कितना कह रहा है? 156, 156 के कर दो बेटा। ये लो, सबसे पहले तो आप प्राइम नंबर जो है 2 सबसे छोटा, उसी का डिवाइड करोगे। 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, 2 3 6 और 2 9 18। अब किसका जाएगा? अब 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा। 3 का दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किसका जाएगा? 13 का, खत्म बात। 156 के फैक्टर्स में यहाँ लिख दे रहा हूँ कितना? देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये लो, तो 2 4 4 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा। यहाँ पे ये अपने सवाल जो हैं 140 और 156 वाले सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िए, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये अपने पास में सबटाइटल आ रहे हैं, थर्ड और फोर्थ। क्या कह रहा है कि 3825 है एक संख्या तो, और एक है 5005। इन दोनों के अलग अलग क्या करने अपने को? फैक्टर करने हैं। कर लेते हैं जैसे अभी अपन ने किए, ठीक वैसे ही। 3825 सीधा कुछ नहीं है, आपको देख लेना है इकाई का अंक, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट नंबर है अपने पास में वो 5 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब इसमें 2 का 3 का इनका तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट किसका दे दीजिए आप? 5 का। डिविजिबल भाजकता के जो नियम है आपके पास में, ठीक है, भाजकता के जो नियम है, डिविजिबिलिटी रूल, उनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, वो जैसे ही आप याद हो जाएंगे या आपके पता होंगे तो आप इस प्रकार के जो सवाल होंगे उनके गुणनखंड आसानी से कर पाएंगे। तो करिए, 5 का इसमें दोगे आप कितनी बार जाएगा? 5 7 35। ठीक है, 3 बच जाएंगे, 2 5 6 30, 2 5 5 25। फिर 5 का जाएगा, कितने बचेंगे? 5 एकम 5, 5 तिया नहीं 2, 2 5 25, कितना आएगा? 5 25 और 5 तिया 15, 153 आ जाएगा। फिर 3 का जाएगा बेटा इसमें, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर किसका जाएगा? 3 का, 3 एकम 3, 3 7 21 और फिर जाएगा 17 का। ये हो जाएगा, यानी कि 3825 के आपके जो फैक्टर हैं वो कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। खेल खत्म, ये हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से आपके पास में कितना है? 5005 है, 5005 पे लिख दीजिए फैक्टर 5005। सबसे पहले 5 का देकर के चेक करते हैं कितना आ जाएगा? 0001। अब देखो, अब ध्यान से देखो इसको, 1001 है तो इसमें किसका जाएगा बेटा? देखो 2 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा।
और 7 से अगर अपन चेक करते हैं तो 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 1, 7 का जा सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 7 एकम 7 बचेंगे 3 और 0, 30 हो जाएंगे, तो 7 1 7 चौक 28, 4 बार गया, 2 बचेंगे और 21 आ जाएंगे, 7 या 21, 143। ठीक है, इसमें आप किसका दे सकते हो, इसमें आप दोगे किसका बेटा, आई थिंक 11 का, क्योंकि 2 3 5 7 इनका तो जाएगा ही नहीं, इसमें 11 एकम 11, फिर बचेंगे 3 और 11 तिया 33, और यही होगा इसका। ठीक है, यानी कि अगर आपको 5005 के फैक्टर देखने हैं तो उसके फैक्टर कितने होंगे, उसके फैक्टर होंगे 5 × 7 × 11 एंड × 13, बात खत्म। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में, इसके आंसर हो गए। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड वेरीफाई, ओ जांच भी करनी है, वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, 26 और 91 है, 510 और 92 है। क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है, तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एचसीएफ इंटू में एलसीएम होता है। देखो बेटा, इस सवाल को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, कोई भी अपने को नंबर दे रखा था, अपन उसके प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि भाज्य गुणनखंडन विधि से क्या कर रहे थे, फैक्टर निकाल रहे थे। ठीक है, उसी में से अपन क्या कर रहे थे, अगर दो संख्याएं हैं तो अपने पास में एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं, उनके वहीं से अपने पास आ रहे थे। अब मैं आपको सीधा सीधा एक चीज बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक संख्या है ए, एक संख्या है मान लीजिए आपके पास में बी। आपने इनके क्या किए, फैक्टर किए, और फैक्टर करने के बाद में आपने इनका क्या निकाल दिया, एक का निकाल दिया एचसीएफ ए कोमा बी, यही आएगा। दूसरे का आपने क्या निकाल दिया, एलसीएम, ठीक है, ए कोमा बी, कुछ ऐसा ये निकाल दोगे आप इनके फैक्टर करने के बाद में। तो जो फैक्टर आएंगे उनको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि अपने पास में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे अपन ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर किसके होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम, और एचसीएफ एलसीएम किसका, इसी का। ये आपके पास में क्या होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं कि a क्रॉस b, जो दो संख्याएं अपने को दे रखी हैं, तो दो नंबर है अपने पास में, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, वो बराबर होगा किसके, उनके HCF और उनके LCM के मल्टीप्लिकेशन के। दोबारा सुन लीजिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास में अगर दो संख्याएं दे रखी हैं तो उन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होगा किसके, उनके HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो इस चीज को ध्यान रखें। अब हमारे पास में सवाल है, देखो 26 है और 91 है, दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक, और क्या कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात करो और जांच करो कि इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो हमने निकाला है HCF और LCM वो क्या है, सही है। तो ठीक है, कर लेते हैं बात। आइए पहले मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए, अपने पास में है क्वेश्चन 26 का, अपने को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कर लेते हैं 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो कितना आ गया, 13 दूनी 26, यहाँ पे 13, तो ये बात खत्म। ठीक इसी तरीके से 91 का करोगे आप, लो जी 91 का आप करोगे तो कितना आएगा, 7 बार चला जाएगा क्या, 7 में 7 एकम 7, ठीक है, 2 बचेंगे, 7 या 21, ये 13 आ गया, खत्म बात। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि इन दोनों का जो HCF है वो तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इनके लिख देता हूं मैं नंबर, 26 का कितना हो गया बेटा, 2 × 13, और 91 का कितना हो गया माय डियर, 7 × 13। अब देखो पेयर किसका बन रहा है, 13 का बन रहा है, इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCF = में 13 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। LCM अपने को निकालना है, LCM कितना आ जाएगा, LCM हमें पता है कि जो पेयर में आ गई वो संख्या तो लेनी है 1, और बाकी बची हुई संख्याएं हम सारी की सारी उठा लेंगे। उठा ली साहब, ये 2 उठा ली और ये 7 उठा ली, कितने आ गए, देखो 13 है, यहाँ से आ गया पेयर में से, बाकी बच्चों इसकी 2 ले ली और इसके नीचे का 7 ले लिया, तो कितने आ गए, 7 दूनी 14 और 13, मल्टीप्लाई कर लो 13 और 14 को,
13 चौक 52 और 13 एकम 13, 2 5 और 3 8, 182, 182। ये तो क्या आ गया बेटा अपने पास में, ये तो आ गया क्या, एलसीएम। हमने क्या कर लिया, एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम निकाल लिया। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा निकाला हुआ एचसीएफ और एलसीएम बराबर भी है या नहीं है। किस फॉर्मूले से, हमारे पास में फॉर्मूला एक ही है, कौन सा है कि a इंटू बी इज इक्वल टू में HCF मल्टीप्लाई में LCM। ठीक है, अब a कितना है 26, ये लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई में b कितना है बेटा 91, ये लिख दिया मैंने, LCM और HCF कितना है, HCF तो आपके पास में 13 और LCM कितना है माय डियर 182। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। 26 को 91 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ कर देता हूँ मैं, देखो 26 से कम 26, 9 6 54, 5 9 दूनी 18 और 5 23, 6 4 2 6 3 2, 2366। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 182 और 13 को, करो 182 और 13 किया मैंने, 3 दूनी 6, 8 या 24 को चौको, वहां से लगी 2 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 182, 6 6 8 5 13 होती, वहां से लगी 2 6 4 2 6 8 5 13 होती, वहां से लगी 1, सॉरी 8 और 5 13 होती, वहां से लगी 1, 2366। तो देखो बेटा यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हमारा जो फॉर्मूला था a इंटू बी बराबर में HCF इंटू में LCM, तो इस फॉर्मूले से हमारा जैसे ही हमने मान रखा तो हमारे दोनों मान जो हैं वो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। मतलब हमारे द्वारा निकाला गया HCF और LCM दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं, सही हैं, बढ़िया हैं, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई कमी, कहीं किसी प्रकार का कोई गिला, किसी प्रकार का कोई शिकवा इनमें नहीं है। अब हम बात करते हैं 510 और 92 की, यानी कि हमारे आने वाले अगले क्वेश्चंस की। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए मैं क्या कर देता हूं, ये सब रब कर देता हूं यहां से। ठीक, यहां से मैं इसको हटा देता हूं और ये गुणा भी हटा देता हूं। गुणा कर लेना बेटा, गुणा चाहूं तो मैं डायरेक्ट वैसे भी कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पे आपके सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको अपने मेन एग्जाम के अंदर इसी प्रकार से करने रहेंगे। ठीक है, तो 510 है आपके पास में और कितना है 92 है, तो 510 का सबसे पहले क्या कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 से दीजिए, कितना आएगा 2 दूना 4। ठीक है, और 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, 255, फिर 5 का ही जाएगा, फिर किसी और संख्या का जाएगा नहीं, 5 में 25 और 1। ठीक है, फिर जाएगा आपके पास में किसका, 3 का दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3 और 2 1 3 7 21, फिर 17 से दे दीजिए, ये आ गया 253 इंटू 17। ठीक है, और फिर आप निकाल देते हैं किसका, 92 का। देखो 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 आ गया। 23 तो क्या अपने पास में प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर में तो प्राइम नंबर का ही डिवाइड होगा और किसी संख्या का डिवाइड हो ही नहीं सकता। मतलब अपने पास में 510 के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, इसके जो फैक्टर हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, और 92 के लिए आप क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 23। तो जो कॉमन आ रहा है इसमें, ये यूं कह सकते हैं कि जो पेयर बन रहा है वो केवल और केवल एक ही बन रहा है 2 का। ठीक है, और कोई पेयर बन नहीं रहा है इसमें, यानी कि HCF जो होगा बेटा इसका वो कितना हो जाएगा 2, LCM कितना होगा बेटा इसका, पेयर वाला 1 निकाल लिया हमने और बाकी बचे हुए जितने भी हैं उनको सबको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ये लिख दिया अपन ने। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इनको। मल्टीप्लाई कौन करेगा, कौन करेगा मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 30 30 17 51, 510 हो रहा है ये तो सीधा सीधा ही, और 23 दूनी 46, यानी कि 510 को 46 से मल्टीप्लाई करना है। करिए, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 4 और 5 चौक 20, 6 4 3 2, 23,460, 23,460। ये क्या आ गया आपके पास में, LCM आ गया। क्या आ गया बेटा,
एलसीएम आ गया। अब अपने को क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है कि वेरिफिकेशन हमने जो भी मैटर किया है वो सही है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए अपने पास फॉर्मूला है a इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई बाई में LCM। ठीक है, तो a कितना है अपने पास में 510 मल्टीप्लाई में b कितना है माय डियर 92 और HCF कितना है माय डियर 2। ठीक है, LCM कितना है बेटा 23,460 मल्टीप्लाई करो। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएंगे, 510 को 92 से करो और इसको मल्टीप्लाई करो आप, ये लो। ठीक है, अब देखो 510 को किससे कर लेते हैं, 92 से करता हूं मैं। यहाँ पे 510 है और 92 है, मल्टीप्लाई किया 2 10 9 9 पंजे 45, ये हो गया 2 9 6 4 46,920। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। कितना है 23,460 या 2346, लास्ट में 0 लगा देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 दूनी 12 को 2, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, सेम। अब जब हम करवा रहे हैं बेटा तो कितना आया है 46,920 और 46,920, मतलब हमारे द्वारा निकाला गया इस सवाल का HCF और LCM दोनों ही क्या है बेटा, बराबर हैं। इस उत्तर की जांच हमने A इंटू बी बराबर में HCF इंटू में LCM वाले मेथड से कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है बेटा, ठीक पिछले वाले सवालों की तरह HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, पूर्णांक अपने को दिए हुए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं अपने पास में 12 का आप क्या करो, डिवाइड करो 2 से, या प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो अभाज्य गुणनखंड संख्या यानी कि अभाज्य जो संख्या उसका भाग दीजिए, 2 6 12, 2 3 6, 3 का दिया 1, बात खत्म। इसी तरीके से 15 का आप कर सकते हो, कितना 2 का तो जाएगा नहीं, 2 का नहीं जाएगा तो किसका जाएगा, 3 का जाएगा, 3 पंजे 15 5 और फिर 1, बात खत्म। 21 का करो, 21 की जगह कर सकते हो आप 3 3 7 21, 7 और 7 1। ठीक है, HCF या यूं कह दीजिए कि आप क्या करोगे, इनको लिखोगे, 12 के फैक्टर लिख दिए मैंने, कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से 15 के फैक्टर लिख देता हूं मैं, कितने हैं 3 इंटू में 5। इसी तरीके से मैं 21 के फैक्टर लिख देता हूं, कितने हैं 3 इंटू में 7। तो इन तीनों के अंदर जो चीज कॉमन आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, अपना HCF हो जाएगा। मतलब अपने पास में इसका जो HCF है बेटा वो कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। LCM भी हमें कैलकुलेट करना है, तो जो कॉमन आया है या जो पेयर में आया है उसको तो हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 लेंगे, बाकी सभी जो बचे हुए नंबर्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये लो साहब 5 इंटू में 7, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 6 7 42, 420। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितना है ये, 420 है, और कुछ मत समझ लेना इसको, कितना है 420 है। ठीक है, ओके। यानी कि इस सवाल का अपन ने HCF निकाला 3 और LCM कितने आ गए, 420 आ गए। सिंपल था, ऐसी कोई ज्यादा बड़ी बारी बात नहीं थी। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 17 23 और 29। आपको क्या लगता है, थोड़ा जब तक मैं रब करता हूं क्वेश्चन को देखो ध्यान से, पता चल जाएगा आपको। चलिए हम बात करते हैं 17 23 और 29 वाले की। तो देखो यहां पे अपने पास में क्या है, सत्रह का आप करो, 17 का भाग 17 खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर का ही भाग जाता है। यानी कि अभाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जिनमें तो 1 का या फिर स्वयं का, तो इस 17 के अंदर या तो 1 का भाग जाएगा या फिर 17 का भाग जाएगा, और किसी संख्या का भाग जाएगा नहीं। तो मैंने 17 के अंदर दे दिया भाग, 17 का बच कितना गया, 1, क्योंकि हमें यहाँ क्या लाना होता है, 1 लाना होता है।
बात कर लेते हैं 23 की। 23 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, तो 23 के अंदर 23 का। 29 की बात कर लेते हैं। 29 कितना है बेटा, 29 के अंदर भी 29 का जाएगा, यानी कि संख्या आ जाएगी 1। फाइनली अपने पास में हम देख सकते हैं कि अगर प्राइम संख्याएं आपके पास में आ रही हैं तो उन सभी के लिए एचसीएफ की जो वैल्यू होगी, यानी कि उन सभी के अंदर जो कॉमन नंबर होगा वो सब क्या होगा, 1 होगा। यानी कि एक ही क्या आ रहा है इनमें सब में, कॉमन आ रहा है, यानी कि एक मात्र फैक्टर 1 जो है वो ऐसा है जो कि क्या है, इन सब में कॉमन आएगा। बाकी जो है कोई भी नंबर इनके अंदर कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, ये लीजिए, पेयर किसका बना, सिर्फ और सिर्फ 1 का, मतलब एचसीएफ जो है आपके पास में वो कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। एलसीएम अगर हमें ज्ञात करना है तो एलसीएम के लिए 1 गुणा में 17 गुणा 23 गुणा और 29 कर लीजिए। ये वैल्यू जो भी आएगी वो आपके पास में किसको बताएगी, आपके एलसीएम को बताएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF अपने पास में 306 और 657 का 9, यानी कि अपने किस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, HCF दे रखा है और एलसीएम अपने को क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हमें पता है, क्या पता है हमें, फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या कहता है अपने पास में, अकॉर्डिंग टू, लिखते हैं अपन इस सवाल को हल करने का तरीका देखें, ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला मैंने आपको काफी बार बताया भी है, लिखाया भी है। क्या है फॉर्मूला, कि अगर आपके पास में दो संख्याएं दी हुई हैं, उनके एचसीएफ या एलसीएम में से कोई भी एक चीज दी हुई है, तो आप वो संख्या प्राप्त कर सकते हो, या फिर उस जो आपको नहीं दिया हुआ है, अगर एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर एलसीएम दे रखा है एचसीएफ पूछ रहा है तो वहां से आप एचसीएफ भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या है आपके पास में फॉर्मूला, दो संख्याएं हैं, मान लेता हूं एक संख्या क्या है आपके पास में ए और दूसरी संख्या क्या है बी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है किसके, इनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के, यही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो लिख लेते हैं हम, सिंस a इज इक्वल्स टू, ये क्या है 306 और b मान लेता हूं मैं, b कितना है मेरे पास में 657। ठीक है, दूसरी बात एचसीएफ हमें दिया हुआ है, एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो देन तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, यानी कि आपके पास में 306 है मल्टीप्लाई बाई में 657 इज इक्वल्स टू में एचसीएफ इनटू में एलसीएम। उस फॉर्मूले में देखो ध्यान से, एचसीएफ कितना है अपने पास में दिया हुआ, इन दोनों का कितना है 9, ठीक है, मल्टीप्लाई में एलसीएम आ गया। अब हमें चूंकि एलसीएम निकालना है तो यहां से ये जो मैथमेटिकल क्वांटिटी 9 है ये कहां जाएगी, इसके डिवाइड में। फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं माय डियर, लिख सकता हूं एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाई में 657 अपॉन 9, और ये कट हो जाएगा इससे। अब देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है इससे, 9 की 27, बिल्कुल 9 से कट रहा है, 9 की 27 और 9 चौक 36, 34 आ गया। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं सीधा सीधा इसको, 34 को मैं जब बेटा मल्टीप्लाई करूंगा 657 से तो कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 22,338, कितना आएगा 22,338। भाई मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, या फिर ये भी मैं ही करूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करके देख लेना, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 22,338। बाकी इसमें आपको और अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये एक विशेष प्रकार के प्रश्न है। क्या है, विशेष प्रकार के प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों की बात जो है वो अपन ने एग्जांपल नंबर 5, यानी कि ये जब क्वेश्चन शुरू किए थे उससे पहले अपन ने एग्जांपल्स किए हैं इसके, और उस एग्जांपल के अंदर अपन ने एग्जांपल नंबर 5 की बात कर चुके हैं। सेम डिट्टो है, बस वहां पे क्या है, यहाँ पे जिस प्रकार से 6 की पावर n दे रखा है वहां पे अपने पास में 4 की पावर n दिया हुआ है। ठीक है, और पूछता क्या है कि इसके n बराबर में अगर इंटीजर हो या प्राकृत संख्या ले, अपन मान लीजिए कि नेचुरल नंबर भी लेते हैं, तो संख्या 6 की पावर n के लिए अंक जो है वो 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो वन एंड डिजिट है वो आपके पास में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो ध्यान दें
कि किसी भी संख्या के अंदर हमें अगर जीरो प्राप्त करना है, किसी भी संख्या के अंदर अगर हमें जीरो प्राप्त करना है तो उसके अंदर या उसके गुणनखंडों के अंदर आपके पास में दो ऐसी संख्याएं होनी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता हो, जीरो बनता हो। लाइक दैट, जैसे मान लीजिए अगर आपको 1 एंड 0 प्राप्त करना है तो आपके पास में 2 into 5 एक वैल्यू होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझना कि अगर 1 एंड 0 चाहिए, क्या चाहिए, 1 एंड डिजिट अगर 0 चाहिए तो आपके पास में जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है मान लीजिए, ठीक है, उसके मल्टीप्लिकेशन में या उसके जो फैक्टर होते हैं उन फैक्टर के अंदर एक तो 2 होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को जैसे ही हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारे पास में एक 0 प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें 2 एंड डिजिट 0 चाहिए तो मान लीजिए जैसे 100 होता है ना अपने पास में, 100 होता है, ठीक है, तो अगर हमें 2 एंड डिजिट चाहिए ठीक इसी प्रकार से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास में 2 into 5 एक होना चाहिए और फिर होना चाहिए क्या आपके पास में 2 into 5, या यूं कह सकते हो कि 2 की पावर 2 होना चाहिए और 5 की पावर 2 होना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात? अगर आपको किनारे पर एक 0 चाहिए तो आपके पास में उस संख्या के गुणनखंड में 2 गुणा 5 होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 2 और 5 अवश्य आना ही आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस संख्या के किनारे पर या उस संख्या के अंत में जो है वो कभी भी 0 नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लगातार 2 0 चाहिए अंत में तो फिर आपके पास में क्या होना चाहिए बेटा, 2 into 5 2 into 5 डबल बार होना चाहिए, क्योंकि ये डबल बार होंगे तो 2 into 5 10 बनेगा, उधर वाला भी 10 बनेगा, 10 into 10 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, लास्ट में डबल 0 आ ही जाएगा कैसे ना कैसे करके, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में कह सकते हो कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 होना ही होना चाहिए। इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि अगर आपको 3 डिजिट 0 चाहिए, क्या चाहिए माय डियर, 3 डिजिट 0 चाहिए, 3 एंड डिजिट 0 चाहिए, ठीक है, तो आपके पास में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 होनी चाहिए, या यूं कह सकते हो 2 into 5 2 into 5 2 into 5 होना चाहिए। अगर आपको लास्ट में 5 0 चाहिए बेटा, कितने 0 चाहिए, 5 0 चाहिए, या यूं कह दीजिए कि अगर आपको किसी संख्या के अंत में 5 0 चाहिए, ठीक है, तो आपके पास में 2 की पावर 5 और 3 की पावर सॉरी 5 की पावर जो है 5 वो होना चाहिए, क्या 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, ये अगर आ जाएंगे तो आपके पास में अंत के अंदर 5 0 आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गई वैसे लिखने वाली बात, इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो, आपके काम आने वाली बात है, ठीक है। यहां से अपन क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर n दिया हुआ है, ठीक, और 6 की पावर n के लिए आपको ये बताना है कि यह संख्या जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो देखिए हम बात करते हैं 6 की पावर n की, और 6 की पावर n के लिए मैं कह देता हूं बेटा कि ये जो है 2 की पावर 2 into 3 की पावर n लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, यानी कि आपके पास में 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n होगा, यही होगा। अब देखो 2 की पावर n आ रहा है और 3 की पावर n आ रहा है, इसके फैक्टर करने पर, 6 के फैक्टर करने पर ये आ रहा है, और जबकि मैं ये कहता हूं कि बेटा, और मैं क्या कहता हूं, गणित कहती है ये बात तो कि अगर हमें किसी संख्या के अंत में 0 चाहिए तो वहां पे अपने पास में 2 into 5 का एक पेयर होना चाहिए, एक ऐसा युग्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 2 का तो आ रहा है लेकिन 3 आ रहा है यहाँ पे साथ में, 5 नहीं आ रहा, और 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या जो सॉरी कि 6 की पावर n के लास्ट में जो है वो 0 पर संख्या कोई समाप्त नहीं होगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे from the above observation, yeah, as we know that, लिखो जैसा कि हम जानते हैं, as we know that here factor of 6 की पावर n is not having 2 and 5 multiplication, having
multiply of 2 and 5. So this number will not be represent 1 and digit 0. ठीक है, ये खत्म हो गया आपके पास में। सिंपल सा था, बस इतना ही बताना है आपको कि आपके पास में 2 की पावर n और 3 की पावर n के अंदर जो है वो कहीं पे भी 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है। इसका मतलब 6 की पावर n का जैसे ही आप फैक्टर करोगे तो वहां पे आपके पास में 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, हम बात कर रहे थे किसकी, एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें क्या करना है हमें, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? देखो बेटा, जब हम नंबर की चर्चा कर रहे थे हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर, तब हमने सारे नंबर पढ़ लिए थे, लेकिन हमारे पास में 2 नंबर छूट गए थे, एक तो प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे सभी नंबर जिनका फैक्टर अगर आप करो तो या तो उनका फैक्टर 1 आए या फिर वो खुद संख्या आए, वो तो क्या हो जाएंगे आपके पास में प्राइम नंबर। अब आता है आपके पास में क्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होंगी बेटा? वे सभी संख्याएं जिनका आप फैक्टर करो या प्राइम फैक्टराइजेशन करो या फैक्टर करो तो उनके फैक्टर जो हैं वो केवल और केवल 1 और उस संख्या को छोड़ करके कुछ भी आ जाए। मतलब मैं मान लेता हूं मेरे पास में क्या है, 4 है, ठीक है, 4 का मैं फैक्टर करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में, 2 into 2, ठीक है। यानी कि इस 4 का फैक्टर ये संख्या 1 नहीं आनी चाहिए और खुद संख्या नहीं आनी चाहिए, इसके अतिरिक्त क्या है, कोई भी संख्या आ जाए तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। समझ पा रहे हो? कौन कौन सी संख्याएं होंगी ऐसी? देखो 4 है, 6 है, ठीक है, 8 है, 10, 9, फिर आ जाओ 12, 14, 15 और 16, 18, 20, 21, 22, 24, ये सब। दूसरी आप एक बात ये भी कह सकते हो कि वे सभी संख्याएं जो प्राइम नंबर नहीं है वे सभी क्या हो जाएंगे आपके पास में, कंपोजिट नंबर हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात? एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो प्राइम नंबर है वो तो है ही, लेकिन जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या हो जाएंगे आपके पास में, भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर हो जाएंगी। अब ये 4 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है ना। प्राइम नंबर क्या थे अपने पास में? प्राइम नंबर हमने पढ़े थे 2, 3, 5, 7 और फिर आ जाएगा आपके पास में कितना, 11, ठीक है, फिर आ जाएगा आपके पास में 13, फिर आ जाएगा 17, 19, 23, ठीक है, और फिर आ जाएगा 29, 31, इस तरीके से चलता रहता है। अब ये सारी की सारी जो भी संख्याएं हैं इनके अंदर जब आप भाग दोगे तो इनके अंदर या तो खुद का जाएगा या फिर किसी संख्या 1 का जाएगा। समझ रहे हो बात? यानी कि या इनके अंदर या तो 1 का भाग जाएगा या फिर या तो 1 का भाग जाएगा या फिर इनका खुद का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। और ये जो है इनके अंदर 1 और खुद के अलावा बाकी किसी का भी भाग दे सकते हो आप, ठीक है भाई। 15 के अंदर 15 का तो चला जाएगा, ठीक बात है, लेकिन इसके अंदर 3 का भी चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा, ये 4 है, 16 है, इसके अंदर 2 का भी चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 18 है, 2 का भी, 3 का भी, 6 का भी, 9 का भी। समझ रहे हो बात को? यानी कि खुद की संख्या खुद और 1 के अलावा जिस किसी का भी भाग चला जाएगा, यानी कि अन्य किसी संख्याओं का भी भाग चला जाएगा, तो आप क्या कह सकते हो, भाज्य संख्या है। ये तो बात हो गई भाज्य संख्याओं की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हमारे प्रश्न की। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ये आपके पास में कुछ नंबर दे रखे हैं, ठीक है, आप बताओ कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। बिल्कुल हम बता देंगे, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है आपके पास में, 7 into 11 into 13 और प्लस 13, ठीक है, सोल्व करो, 11 7 77, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपके पास में गुणा 13 और प्लस 13। 77 को 13 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, 7 या 21, चलो 7 या 21, ये आ जाएगा आपके पास में बेटा, मल्टीप्लाई करने पे 101 करके देख लेना आप, 101 ही आएगा, ठीक है, करके दिखा देता हूं। चलो 3 7 21, 1 2, 3 7 21 और 2 23, यहाँ पे आ जाएगा 77, 1
7 3 10 की सुपर राशि लगी 1 और ये आ जाएगा 10। 101 ही आया, सॉरी 1001 प्लस 13 कितना आ जाएगा आपके पास में 1014। अब क्या करना है अपने को इसके फैक्टर, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या कहा था, वे सभी नंबर जिनके फैक्टर एक और खुद संख्या के अलावा कोई भी संख्या हो जाए तो वो सब क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, कंपोजिट नंबर। तो इसके फैक्टर कर लेता हूं मैं, ये लीजिए 2 का गया, कितना आ गया आपके पास में 507। फिर किसका जाएगा आपके पास में, इसमें जाएगा बेटा 3 एकम 3, अगर मैं 3 का दूं इसमें तो 2 0 3 6 18 2 3 का चला जाएगा, बिल्कुल सही बात, 3 एकम 3 2 बचेंगे, 0 आएगा, 3 6 18 2 और 7, फिर आ जाएगा आपके पास में कितना 3 नाम 27, इसके अंदर जाएगा बेटा 13 का और फिर आ जाएगा 13 और फिर 13 और फिर 1, दे करके देख लेना। 13 के अंदर 169 का दोगे तो कितना बचेंगे 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, और ये 169 जो है 13 से कटता है 13 बार, और 13 तो खुद क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 13 के अंदर 13 का ही जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखो अब 1014 ये संख्या थी अपने पास में, इसका क्या है 1014 है। अब इसके फैक्टर जो है वो इतने सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना। अगर इसके फैक्टर इतने सारे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, एक क्या है कंपोजिट नंबर है। ठीक इसी तरीके से इसको भी सोल्व कर लेते हैं, चलो कर देता हूं मैं इसको सोल्व। क्या है मेरे पास में 7 इंटू 6 इंटू, पहले तो इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका, चलो करिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, चलो देखो 2 3 6 6 चौका 24 24 पंजे 120 और 12 6 72 720, 720 को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा 7 से, कितना जाएगा कुछ ऐसा 5040 और प्लस में 5, मतलब कितना आ गया मेरे पास में 5045, ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसका क्या कर दूं, फैक्टराइजेशन कर देता हूं, चलो देखता हूं इसका फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसका फैक्टर हो जाता है तो ये क्या होगा, अगर इसके फैक्टर एक और इस खुद संख्या के अलावा कोई हो जाते हैं तो ये क्या होगा कंपोजिट नंबर, और अगर नहीं होते हैं, ये खुद संख्या होती है सिर्फ एक ही होता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा प्राइम नंबर। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, कंपोजिट नंबर क्यों है, इसका मतलब कंपोजिट नंबर ये होगा। देखते हैं होगा कि नहीं होगा। चलो सबसे पहले क्या कर देता हूं मैं, इसका फैक्टर कर देता हूं, करूं ये किया मैंने, इसका फैक्टर यही कर देता हूं, ठीक है। देखो 5 में 5 टाइम्स चला जाएगा, 5 का दो 0 5 एकम 5 0, फिर आ जाएगा 0 और 5 नाम 45, ठीक है। अब देखो 5 का जैसे ही आपने इसके अंदर भाग दिया 5045 के अंदर या 5045 के अंदर, जैसे आप 5 से क्या करोगे डिवाइड करोगे तो एक वैल्यू आएगी आपके पास में 1009, जो कि क्या है एक प्राइम नंबर है। ये एक ऐसा प्राइम नंबर है, या यूं कह दीजिए कि ये एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर या तो 1009 का ही भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा। तो ये क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो इसका मतलब 1009 का दिया और खेल खत्म किया। यानी कि आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि 5045 का फैक्टर संभव है, और अगर इसका फैक्टर संभव है तो इसका मतलब ये क्या है आपके पास में भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर है, ये सवाल है, इतना ही करना है आपको, ठीक है। नंबर 7 क्या कहता है बेटा कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, कि कोई एक स्पोर्ट्स का फील्ड है और वो चारों तरफ उसके क्या है एक वृत्ताकार क्षेत्र है या वृत्ताकार पथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, कि सोनिया नाम की एक लड़की है जो कि 18 मिनट लेती है। कितने मिनट लेती है बेटा 18 मिनट लेती है, और 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है। यानी कि आपके पास में ये क्या है एक सर्कल है, और इस सर्कल पे सोनिया जो है वो यहाँ पे खड़ी है और घूम करके पूरा चक्कर लगा करके आ जाती है, ठीक है। एक चक्कर लगाती है और एक चक्कर में उसको 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट। फिर क्या कहते हैं व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, अब एक लड़का है, लड़कों में जान ज्यादा होती है, यही है भाई, ज्यादा पावरफुल होते हैं। वैसे तो लड़कियां भी खैर कम नहीं होती हैं, लेकिन अपनी एक धारणा होती है कि लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब स्ट्रांग होते हैं तो उसी का थोड़ा सा ये जो है नमूना अपने को इस क्वेश्चन में देखने को मिला है कि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है। जिस काम को लड़की 18 मिनट में कर रही थी उसी काम को लड़का 12 मिनट में कर रहा है, मतलब मोर पावरफुल, ठीक है। यहां पे आपके पास में 12 मिनट में ये जो है एक चक्कर पूरा इसका लगा देता है। समझ में आई क्या बात,
ठीक है, यानी कि कम टाइम के अंदर एक राउंड उसने पूरा कर लिया। फिर कहता है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ठीक है, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम के ऊपर, मान लीजिए कि शाम के 6 बजे उन्होंने एक ही टाइम के ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, कि अगले कितने मिनट के बाद में वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर वापस आकर के मिलेंगे। इस बात को हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। देखो कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो आप ये कह सकते हो कि सर हमारे पास में ये क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, और वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे अपने पास में क्या खड़ी है? सोनिया खड़ी है। मैं मान लेता हूं ये सोनिया है, ठीक है, और सोनिया इस डायरेक्शन में चलना शुरू करती है, ठीक। 18 मिनट में ये एक चक्कर पूरा कर देती है। कितने मिनट में कर देती है? 18 मिनट में, विद इन 18 मिनट्स, ठीक। यानी कि 18 मिनट में ये चक्कर लगा करके कहां जाती है? वापस अपने इस पॉइंट के ऊपर आ जाती है। रवि नाम का एक लड़का है जो वो भी यहाँ खड़ा है, ठीक है, और वो भी यहाँ से शुरू करता है अपना चक्कर लगाना, और चक्कर लगा करके कहां जाता है बेटा? वापस इसी पॉइंट के ऊपर आ जाता है। ये लीजिए, मैं मान लेता हूं रवि है, ठीक। और ये कितने मिनट में कर रहा है काम? ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है 12 मिनट में, ठीक। ये 12 मिनट में कर देता है। अब पूछ रहा है कि अब जैसे दोनों एक टाइम पर, मान लीजिए शाम के 6 बजे दौड़ना शुरू करते हैं, एक साथ चक्कर लगाना शुरू करते हैं, तो ये तो आगे निकल जाएगा, ठीक है, ये पीछे रह जाएगी लड़की। तो कितने टाइम के बाद में दोनों वापस एक पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर के मिलेंगे? फाइनली अपने को क्या करना है? फाइनली अपने को यहाँ पे इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम एचसीएफ अपने को यहाँ पे इनका देखना है, ठीक है। एलसीएम अपने को यहाँ पे इनका कैलकुलेट करना है। अब वो करना कैसे है उसके बारे में अपन यहाँ पे हल्की फुल्की चर्चा कर लेते हैं। देखो ये सब हटा रहा हूं मैं, है ना, ठीक है। आओ इसके आंसर में कैसे करेंगे अपन? इसके आंसर में करेंगे, मान लो कि लड़की जो है 18 मिनट में एक राउंड चक्कर लगा रही है, एक राउंड 18 मिनट के अंदर पूरा कर रही है, ठीक है, और लड़का जो है वो 12 मिनट में एक राउंड पूरा कर रहा है। हाँ, तो चलो मान लेते हैं कि सोनिया जो है वो रवि से कितने मिनट बाद में आकर के मिलती है? x मिनट बाद में, x राउंड बाद में आकर के मिलती है। अपन ऐसा मान करके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं हल्का सा क्या बना देता हूँ, एक चार्ट सा बना देता हूँ यहाँ पे, या फिर ऐसा कर देता हूँ, लिख देता हूँ, लेट सोनिया मीट्स रवि आफ्टर x राउंड, कि x राउंड के बाद में जो सोनिया है वो उससे आकर के मिलती है। तो टाइम कितना कंज्यूम होता है उसके अंदर? सो अपन लिखते हैं यहाँ पे, सोनिया टेकन टाइम। सोनिया ने कितना टाइम लिया? 18 मिनट एक चक्कर में लेती है, तो x राउंड लगाने में कितना मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, कितना आ जाएगा अपने पास में? 18 इंटू x मिनट, ठीक है। दूसरी बात अपन यहाँ पे लिखते हैं, लेट रवि मीट्स सोनिया आफ्टर, कि भाई लड़की चक्कर लगा रही है, गोल 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 ऐसे लगा रही है, लड़का भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन लड़का पहले दौड़ पा रहा है उसके, क्योंकि 12 मिनट में वो खुद का चक्कर पूरा कर लेता है। तो जब मिलेंगे तब लड़का ज्यादा चक्कर लगा चुका होगा। अपन बेसिकली अगर ये देखें तो अपन क्या कहते हैं कि रवि मीट्स सोनिया आफ्टर वाई राउंड, ठीक है, कि रवि जो है जब लड़की से मिलता है, सोनिया से मिलता है, तब वो वाई राउंड लगा चुका होता है। कितने राउंड? वाई राउंड। अब वाई राउंड जब लगाएगा तो वाई राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लगा वो अपन देख लेते हैं। रवि टेकन टाइम, रवि टेकन टाइम कितना लगाएगा बेटा? 12 इंटू वाई मिनट, इतना टाइम उसने लगा दिया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को अपन आगे बढ़ाते हैं और अपन देखते हैं कि देखो 18x और यहां पे है अपने पास में 12y, ठीक, कि 18x इतने टाइम के बाद में वो मिली, इतने टाइम के बाद में 18x, ठीक है, इतने टाइम के बाद में वो मिली, और लड़का जो है
वो 12y, वो 12y के बाद में आकर के मिलता है। तो बेसिकली अपने को यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि 18x जब लड़की वो दौड़ करके आती है तो इनका ये जो टाइम होता है वो तो क्या होता है, सेम होता है। समझ में आ रही है बात? ये जो टाइम होगा इनका ये तो क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा, 18x। समझ पा रहे हो बात को कि लड़की जब दौड़ करके आई, ठीक, 18x उसको टाइम मिला, तो जब वो मिले तो जब मिलते हैं उस टाइम पे दोनों का जो टाइम होता है वो तो सेम होता है कि नहीं होता है। समझ पा रहे हो बात को कि जैसे मान लीजिए अपने पास में ये क्या है, एक गोला है, यहाँ पे लड़की चक्कर लगा रही है, एक चक्कर इसने लगाया, ठीक है, फिर दूसरा लगाया, ठीक है, फिर तीसरा लगाया, इस तरीके से चक्कर लगा रही है। और यहाँ पे अपने पास में लड़का भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं 3 चक्कर लगाने में इसको 5 मिनट लगे, ठीक है, 3 चक्कर लगाने में 5 मिनट लगे। अब लड़का भी यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, वो इससे थोड़ा सा स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, वो 4 चक्कर लगा देगा, मान लेते हैं 4 चक्कर, लेकिन 4 चक्कर लगाने में उसको भी क्या लग रहे हैं, 5 मिनट ही लग रहे हैं। तो टाइम तो दोनों का सेम है ना। ठीक उसी तरीके से अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि 18x, ये जो टाइम है x राउंड लगाने में जो उसको टाइम लगा 18x, वो सेम होगा किसके, 12y के। 18x है और 12y है, मतलब 18x का जो अपने पास में वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा, यानी कि इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो 18 की क्या होगी, मल्टीपल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से 12y है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 12 की मल्टीपल होगी कि नहीं होगी। कोई भी वैल्यू होगी, मुझे नहीं पता क्या आएगी, लेकिन जो भी आएगी वो 12 की मल्टीपल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, होगी, यानी कि अपने पास में यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 18 एंड 12 दोनों का मल्टीपल मिलेगा अपने को। ठीक है, और हमें पता है 18 और 12 जो हैं उनको वो आपस में क्या है अपने पास में, एक तरीके से इनके अपने को कॉमन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अपन 18 और 12 का क्या कर लेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। दूसरी बात कर क्या रहा है ये कि कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, और जल्दी से जल्दी मतलब जल्दी से जल्दी कितना मिल जाएंगे। मिलेंगे तो ऐसे काफी बार दौड़ते रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक, तो मिलने को तो काफी बार मिलेंगे ऐसे, लेकिन जब स्टार्ट किया उन्होंने एक बार दौड़ना तो उसके तुरंत बाद पहली बार जब मिलेंगे वो टाइम अपने से पूछना चाह रहा है। तो एक तरीके से क्या हो गया, कम से कम कितना जल्दी मिलेंगे। समझ पा रहे हो बात को। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अपने को यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम की बात कर लेते हैं, यानी कि एलसीएम 18 एंड 12। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। 18 के करो साहब, 2 नाम 18, 3 3 1। इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास 12 है, 12 के किए अपन ने कितने आ जाएंगे, 6 3 3 1। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, 18 के फैक्टर्स में यहाँ पे लिख देता हूँ 2 × 3 × 3, और 12 के फैक्टर में यहाँ पे लिख देता हूँ 2 × 2 × 3। एक तो हो गया पेयर ये, एक हो गया पेयर ये, यानी कि HCF जो है वो तो क्या हो गया बेटा इनका 2 × 3 मीन्स 6, और LCM जो है बेटा वो कितना हो गया इनका 2 × 3 × 2 × 3, यानी कि 36 मिनट्स। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि they will be meet after 36 मिनट्स, यानी कि 36 मिनट के बाद में वो क्या करेंगे, अपने पास में एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो क्या होती है, चैप्टर खत्म होता है ये, या यूं कह सकते हैं कि ये एक्सरसाइज जो है इसका दी एंड होता है। इसके बाद में हम बढ़ेंगे अपने अगली एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। इससे पहले के जितने भी एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सब हो चुके हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 की, और उसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, अपन उसकी हल्के फुल्का चर्चा भी यही कर लेते हैं। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसमें हम सीखेंगे कि कोई भी अगर एक इर्रेशनल नंबर है तो उस इर्रेशनल नंबर को हम वो इर्रेशनल है ये कैसे बताएं, या उसको ये कैसे प्रूव करें। बहुत ही आसान है, एक ही प्रकार के सारे क्वेश्चन है, एक ही मेथड अप्लाई करना है और लगा करके भूल जाना है, एकदम भूल जाना है। ठीक है, मतलब एक ही मेथड आप अप्लाई कर दो, सारे के सारे क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक,